एक पेपर काढून ठेव टाकून झाकायसाठी. प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही बड़ा जो ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसका इलाज एलोपैथी में परमानेंट नहीं है, उसके चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आयुर्वेद के चिकित्सक लोगों को यह बात मालूम होना चाहिए कि इसका आयुर्वेद में परमानेंट इलाज है। एलोपैथी साइंस में इसका इलाज है, लेकिन वो उसको मतलब मेंटेन करके रखते हैं। हम लोग इसको क्योर कर लेते हैं। तो ये किस तरह से देखना चाहिए, क्या व्याधि है माइस्थेनिया ग्रेविस, और एक तरह से वायु का ही रोग है। इसमें हेतु बहुत सारे मिलते हैं, वायु के प्रकोपक हेतु, और इसको किस तरह से देखना चाहिए हम उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग भी अपना अपना अनुभव इसको बता सकते हैं। जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, अमिताभ बच्चन जी, उनको भी ये बीमारी है। वो न्यूस्टिग्माइन, उनको दवाई हर 3 घंटे पे लेना पड़ता है। तो आप लोग जो भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, इसके बारे में पेशेंट देखे भी होंगे आप लोगों ने, और आप लोग जानते भी हैं। तो हम लोग ना इस पे चर्चा करेंगे। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये वृद्ध वैद्यों का अनुभव है, और उस पे ही उन्होंने किताब लिखा है। और उन्होंने जिस तरह से माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट देखा है, और मैंने भी अपने पेशेंट जो देखे हैं, वह हम लोग चर्चा करेंगे। जब भी माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट आए ना, तो शुरुआत में वो किस तरह के सिम्टम्स लेके आते हैं, जिसको हम बोलेंगे कि पूर्व रूप है, रूप की शुरुआत है, तो क्या सिम्टम होते हैं वो देखते हैं। तो जो वृद्ध वैद्य लोगों के उसमें आए। अब वृद्ध वैद्य का मतलब है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स ने इस पर डिस्कशन किया। तो एक वैद्य जी बोले कि मेरे पास माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट आए, उनको तीव्र दौर्बल्यता था, मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस आ रहा था। आयाशेद श्वास, मतलब चलते चलते सांस फूल रहा था। हृद प्रदेशी शूल, हार्ट के साइड में पेन हो रहा था। सकष्ट हस्तपाद क्रिया, जो भी वो हाथ पैर वगैरह हिला रहे थे, तो उनको बहुत ही तकलीफ हो रही थी। मतलब हाथ पैर वगैरह का मूवमेंट जो है ना, बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। उसी तरह से प्रखर प्रकाश असहत्व, जिसको हम फोटोफोबिया बोलेंगे, उनको कोई भी चीज जो है ना लाइट, वो सहन नहीं हो रहा था। और ऐसे पेशेंट आते हैं। इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में डिफॉर्मिटी आती है, उसका फंक्शन अच्छे से नहीं होता है, इसीलिए ये होता है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से गल प्रदेश में त्वक दाह, गले में ऐसा बर्निंग सेंसेशन होने लगा, त्वचा की तरह बर्निंग होने लगा। तो इतना ज्यादा वो पेशेंट को गले में जो स्किन है ऊपर का, इतना ज्यादा बर्निंग होने लगा कि जो घर से निकलते टाइम जब ऑफिस में जाने तक गले का जो भाग खुला रहता है ना, वो इतना ज्यादा जलन होने लगा धूप की वजह से। धूप का भी उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और लाइट भी सहन नहीं हो रहा था। तो वो उनको घर आना पड़ा। उन्होंने ऐसा वैद्य जी को बताया कि मुझे इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक गीला कपड़ा लिया, मतलब पानी में बर्फ में डाल के, इतना दाह हो रहा था, बर्निंग हो रहा था, कि गीला कपड़ा को बर्फ के पानी में डाल के और गले में लपेट के रखा। तब उनको थोड़ा शांति मिला। इसका ये इतिहास है कि अचानक ही उनको ना वो बैंक में काम कर रहे थे, तो घर आने के बाद उनके आंखें दर्द होने लगी, उनका एचबी लेवल कम होने लगा। आयरन और कैल्शियम की कमी ऐसे डॉक्टर ने बताई पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में, तो उन्होंने आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां लेना शुरू कर दिया, क्योंकि हाथ पैर भी बहुत ज्यादा दुख रहे थे। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स ने सोचा कि इनको आयरन और कैल्शियम की कमी है, और एचबी भी कम है, इसलिए आयरन और कैल्शियम की गोलियां शुरू कर दी। फिर 1 साल के बाद क्या हुआ कि चक्कर आने शुरू हो गया उनको। अब देखिए संप्राप्ति कैसे कैसे हो रही है कि पहले हाथ पैर दुखने लगे, आंखें दुखने लगी, और उसके बाद एचबी लेवल कम होने लगा, आयरन कैल्शियम कम होने लगा बॉडी में, फिर चक्कर आने लगा। तो उन्होंने ईसीजी निकाला। ईसीजी में ऐसा पता चला कि इश्चेमिक हार्ट डिजीज है। हार्ट को कहीं कहीं ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए आईएचडी, इश्चेमिक हार्ट डिजीज, ऐसा डायग्नोस हुआ। तो उन्होंने हार्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, कार्डियक स्पेशलिस्ट, उनसे ट्रीटमेंट शुरू किया। लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ। वो दवाइयों लेने के बाद भी उनको बार बार चक्कर आना, और फिर सांस फूलना, थोड़ा भी चले तो सांस फूलना, 10-15 स्टेप भी चले तो सांस फूलना, ये तकलीफ शुरू हो गया। देखिए केस कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है।
मतलब संप्राप्ति कैसे कैसे बढ़ रही है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। फिर 1 साल बाद, मतलब टोटल व्याधि का 2 साल हो गया, 1 साल बाद फिर क्या हो गया कि चेहरे पे ट्विचिंग होने लगा, मतलब फड़कने लगा, पूरा फेस में ट्विचिंग शुरू हो गया। चेहरे के जो स्नायु है ना बहुत जल्दी जल्दी हिलने लगे, जैसे फड़कन हो रही है, स्फुरन हो रहा है। जैसे हम आंख फड़कना बोलते हैं, वैसे चेहरे में बहुत जगह जगह पे फड़कन होने लगी। ये वायु का प्रकोप ही बोलेंगे कि ये स्फुरन होने लगा। उसके बाद में उनको ऐसा सिम्टम आया कि उनको डबल विजन दिखाने लगा, कोई भी चीज देखते थे दो दो चीजें दिखाई देने लगी। मतलब यहाँ पर उनका देखे तो उनका मतलब आंखें जो है उसके जो ऑप्टिक नर्व है, मसल्स हैं, वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, तो वहां डबल डबल विजन शुरू हो गया। तो उनको मेडिकल लीव लेना पड़ा, सांस लेना छोड़ना ये तकलीफ होने लगा। उसके बाद में उनको क्या हुआ कि उनको ना ऐसा हमेशा लग रहा था कि सफोकेशन हो रहा है, सांस फूल रहा है, अब मैं मर जाऊंगा, दम घुटने लगा, इतना तकलीफ होने लगा। सांस लेने में छाती में दर्द होने लगा। शाम जैसे ही होती थी तो आंखों का जो पलके हैं वो एकदम हैवी हैवी फील होने लगता था, आंखें खोलना और बंद करना बहुत मुश्किल होने लगा। उसके बाद में शाम को 4 से 6 बजे तक आंखें बंद हुई तो बंद ही हो जाती थी, आंखों को खोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता था, बहुत तकलीफ होती थी। तो फिर वो जो पेशेंट थे उनके एक रिलेटिव थे, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे। तो इतना जब कंडीशन होने लगा तो उन्होंने सीटी स्कैन निकालने को बोला, ईईजी जो ब्रेन का ईईजी रहता है वो निकालने को कहा, ब्लड टेस्ट करने को कहा। और जब सारे टेस्ट हो गए तो पता चला कि इनको माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी है। तो उनको मेस्टिनोन और टेग्रेटाल ये 2 दवाइयां जो एलोपैथी साइंस के हिसाब से वो शुरू कर दिया गया। वो नियोस्टिगमाइन नाम का जो दवाई है आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वहां पे जो भी केमिकली, अभी एलोपैथी साइंस है वो केमिकली देखता है, तो नियोस्टिगमाइन का और ट्रेग्रेटॉल जो मेडिसिन दिया गया उससे लक्षण थोड़ा थोड़ा उनको फायदा होने लगा। लेकिन वह जो मात्रा थी, डोज था, वह बहुत ज्यादा दिया जाता था, तो इससे उनको साइड इफेक्ट इतना ज्यादा होने लगा, इतना ज्यादा होने लगा। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, न्यूरोलॉजिस्ट ने, कि हाफ मेस्टिनोन वो देने लगे, जो नियोस्टिगमाइन का ब्रांड नेम है वो देने लगे, और लोप्रेमाइड और बलार्गन ये एक एक गोलियां देने लगे। नहीं, 4 लेप्रामाइड और 1 बलार्गन जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करता है, ऐसे दवाइयां देने लगे। तो उनको क्या होने लगा कि उसका साइड इफेक्ट होने लगा बॉडी में। तो 20-25 दिन के बाद ना उनको जैसे 20-25 दिन ये दवाइयां गई तो उनको लूज मोशन शुरू हो गया, वो एलोपैथी के मेडिसिन का साइड इफेक्ट होने लगा। और इतना पेट में दर्द होता था जैसे कि किसी लेडी का डिलीवरी हो रहा है तो जो लेबर पेन होता है उतना ज्यादा सीवियर पेन होने लगा, इतना मेडिसिन का, क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करता है, कहीं ना कहीं मसल्स और न्यूरो का जंक्शन है उस पे काम करता है। इसका साइड इफेक्ट होके जिस तरह से प्रसूता का जो पेट दर्द होता है वैसा इनको तकलीफ होने लगा। तो उन्होंने क्या किया कि, और डॉक्टर लोगों ने क्या किया कि इसका डोज और बढ़ा दिया कि इससे नहीं काम हो रहा है तो मेस्टिनोन और इसका डोज 6 गोली कर देना है। इससे और साइड इफेक्ट होने लगा कि दुर्बलता आने लगी, और उनको खुद तो चलना फिरना उठना बैठना सब तकलीफ होने लगा। तो उन्होंने फिर क्या किया कि 8 से 9 महीने वो घर पे रहने लगे, बेड रेस्ट पे रहने लगे। अब ये पेशेंट हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक के पास है। तो जो हमारे चिकित्सक थे वो बहुत ही विद्वान थे, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपना जो भी रिसर्च किया है वो उन्होंने कहा है कि आप लोग केवल मेरा अनुभव देखिए। ये वृद्ध वैद्य थे और 80 साल के बूढ़े वैद्य थे, बहुत ही मतलब उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ग्रेट है। तो उन्होंने प्रकृति निकाला पेशेंट का, प्रकृति परीक्षण किया आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए, तो इनकी पित्त कफज प्रकृति निकली। इन्होंने देखा तो राइट साइड का हाथ और पैरों में स्वेलिंग था, बहुत ज्यादा स्वेलिंग था, लेकिन पिटिंग इडिमा नहीं था, नॉन पिटिंग इडिमा था, कि वो गड्ढा करने के बाद भी वो उठता नहीं था, गड्ढा हो गया तो हो गया। नॉन पिटिंग इडिमा हाथ में और पैर में था, वो भी राइट साइड के। हृदय के प्रदेश में उन्होंने टच कर के देखा तो स्पर्शासत्व था, और हार्ट के साइड में बहुत पेन था। पूरा बैक में देखा
पृष्ठवंश के पास तो पीड़ना सत्व और शूल था। सारे स्नायु जो थे पीठ के वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए थे, संकुचित हो गए थे। गले में उनको त्वचा में दाग हो रहा था, गले का ऊपर का जो स्किन होता है पूरा बर्निंग हो रहा था और रेड कलर का हो गया था। ये सारा मसल्स का ही बीमारी है एक तरह से, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बीमारी होती है तो ये मसल्स का ही रहता है। उसी तरह से नाभि के पास पेट में बहुत ज्यादा, नाभि के चारों ओर सारे मसल्स में बहुत ज्यादा सीवियर पेन था। और यह दोपहर के टाइम पे जो पित्त का टाइम रहता है और प्राविट काल, इसमें ये लक्षणों की वृद्धि हो रही थी उनकी। और रोगी जो थे उनको चेहरा म्लान था, चिंताग्रस्त, स्ट्रेस और निस्तेज हो गए थे बहुत ज्यादा। आवाज भी निकल रही थी तो जैसे मिन 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 आवाज आती है, आवाज भी क्लियर नहीं आ रही थी क्योंकि ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व का भी इसमें था और वहां के मसल्स में भी ऐसा वीकनेस आ गया था, तो गले से आवाज भी ठीक नहीं आ रही थी। इनका पल्स देखा तो 78 पर मिनट था। इनका स्पर्श देखा तो ये उष्ण स्पर्शी थे और लघु ऐसे उनकी नाड़ी लग रही थी। नाड़ी का बल था मध्यम था। दोष पित्तवात प्रधान था। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना केस स्टडी, वो आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को भेज सकता हूँ ताकि आप लोग इसको और अच्छे समझे। और आपके पास जब पेशेंट है माइस्थेनिया ग्रेविस का रिपोर्ट्स लेके डायग्नोसिस करा के एलोपैथी के, तो आप लोग को इजी है कि हाँ हम लोग भी माइस्थेनिया ग्रेविस को ठीक कर सकते हैं। जो हमारे बॉलीवुड के स्टार है अमिताभ बच्चन जी, उनके जो मेकअप मैन है दीपक सावंत जी, तो उनको हर 3 घंटे में दवाइयां देते हैं नियोस्टिकमाइन का, तो उससे वो काम वाम कर सकते हैं। क्योंकि उनको जब 1984 में कभी तो कोई मूवी आ रही थी, तो कोई मूवी में उनको स्प्लीन का ये हो गया था, डैमेज हो गया था उसमें लड़ाई के दौरान, तो उससे ये बीमारी हो गया, वो हेतु था। आघातजन्य वायु का प्रकोप होके ये बीमारी अभी हो गई है। इनका मल का वेग था, अनियमित था, कभी भी मल आता था। सामता बहुत ज्यादा थी लेकिन दुर्गंधी नहीं था और ग्रथित नहीं था। तो फिर हेतु और निकाला गया कि क्यों इन आखिर ये हुआ क्यों माइस्थेनिया ग्रेविस, ये पेशेंट को क्यों हुआ। और ये जो पेशेंट था ना, उनका एज था 41 ईयर्स और बैंक में क्लर्क थे। तो इनका हेतु निकाला गया। तो सबसे पहले हाँ एक और चीज की पेशेंट का मैंने ये नहीं बताया, थोड़ा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। ये पेशेंट 41 ईयर्स की बैंक की क्लर्क की एक लेडी थी, 41 ईयर्स में बैंक की क्लर्क लेडी थी, उनको ये सारा चीज हो रहा था। 41 ईयर्स देखिए ज्यादा उम्र नहीं होती है और इतना बड़ा बीमारी। तो उनका हेतु निकाला गया तो 17-18 साल से रोज 15 से 20 किलोमीटर बाइक से वो जाती थी और पेशेंट मुंबई की थी, तो इतना प्रवास होता था, रोज ट्रैवलिंग होता था। उसी तरह से बैंक में काम रहता था तो बहुत स्ट्रेस रहता था, घर का भी संभालना बाहर का भी संभालना। मेंटल फैक्टर जो है स्ट्रेस, काम शोक भयाद वायु, ये हेतु था। उसी तरह से एक बार उनको घर में काम करने के लिए कंटिन्यू धूप में काम करना पड़ा और अचानक धूप में काम करते करते दोपहर में इनका ये सिवेरिटी बढ़ने लगा। फिर उन्होंने और डायग्नोस किया कि ये और व्याधि का हेतु और क्या है। तो उनको ना मतलब ये बीमारी होने के 20 साल पहले, ये 41 ईयर्स की थी, तो जब वो छोटी थी मतलब 20 साल पहले उनको आंतरिक ज्वर हुआ था। ठीक है, उसके बाद में उनको ये कामला का भी हेतु था। मतलब ये बीमारी होने के 4 साल पहले जॉन्डिस हुआ था और 20 साल पहले आंतरिक ज्वर हुआ था, एंटेरिक फीवर जो बोलते हैं वो हुआ था। और इनका मेंसेस का देखा गया तो इरेगुलर मेंसेस आते थे, हैवी मेंसेस आते थे, अत्यार्तव और इरेगुलर मेंसेस आते थे बचपन से, मिनारके होने के बाद से। और इनको ना मिनारके हुआ था 15 ईयर्स की एज में हुआ था। इनकी खून की कमी बचपन से थी क्योंकि हैवी मेंसेस आते थे बहुत ज्यादा, तो एचबी लेवल कम होता था। इनका जो डिलीवरी हुआ था बच्चे का, तो ये 41 ईयर्स की थी और इनका 18 साल पहले फोर्सेप्स डिलीवरी हुआ था बच्चे का। और दूसरा क्या है कि पहला डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा प्रीविया करके एक हुआ और ये हो गया, मिस कैरेज हो गया। मतलब फर्स्ट डिलीवरी फोर्सेप्स डिलीवरी, ये वायु का प्रकोप का हेतु, उसके बाद में मिस कैरेज हो गया प्लेसेंटा प्रीविया होके 5 साल बाद। उसके बाद में इनको गर्भधारणा हुई नहीं, मतलब एक ही बच्चा इनको है।
फिर इसके बाद में इनका आहारज और विहारज हेतु निकाला। देखिए पहले हेतु निकाला कि ट्रैवलिंग, स्ट्रेस और धूप में काम करना। दूसरा निकाला कि एंटेरिक फीवर, फिर जॉन्डिस होना, फिर उसके बाद में खून की कमी होना, हैवी मेंसेस होना, इरेगुलर मेंसेस होना, और फोर्सेप डिलीवरी होना, फिर मिस कैरेज होना। ये सारे हेतु निकल के आ रहे थे। आहारज हेतु में रुक्ष अन्न का कंटिन्यू सेवन करना, मतलब स्प्राउटेड चीजें रोज ब्रेकफास्ट में खाना। शिंबी धान्य मतलब जो दाल को मतलब जैसे मूंग वगैरह का, मसूर को ऐसे फुला के खाना, मटकी वगैरह का खाना। तो शिंबी धान्य, रुक्ष अन्न का सेवन करना, तीक्ष्ण और विदाही आहार का सेवन करना, ठंडा पानी का कंटिन्यू सेवन करना, मतलब वो फ्रिज का ही पानी पीती थी हमेशा, शीतल जल का सेवन करना, स्नान भी करना है तो ठंडा पानी से, एकदम चिल्ड वाटर से स्नान करना। उसी तरह से रोज 15 से 20 किलोमीटर रोज ट्रैवलिंग करना कंटिन्यू, और वो भी मुंह पे कपड़ा वपड़ा ढक के नहीं, हवा लग रही है और वो ट्रैवलिंग करती थी। तो इसका मतलब ये है कि वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है, जो रुक्ष गुण ने शोषण किया बॉडी में। शीत गुण भी बढ़ा है, क्योंकि शीत का सेवन है तो स्तंभन बढ़ा है। स्तंभन मतलब इसीलिए मसल्स में स्टिफनेस आने लगा। लघु गुण बढ़ा है वायु का, तो लाघवता आ गई है मसल्स में। सूक्ष्म गुण बढ़ा है तो विवरण होने लगा है मसल्स में। चल गुण बढ़ा है तो प्रेरणा हो रही है बहुत ज्यादा, और वो टीचिंग वगैरह हो रहा है, क्योंकि चल गुण बढ़ा है वायु का। विशद गुण बढ़ा है तो शालन हो रहा है, और खर गुण बढ़ा है तो लेखन हो रहा है। पित्त का जो है, पित्त तेज और जल से बना है, तो यहाँ पे अल्प स्निग्ध अन्न का सेवन करना, उष्ण पदार्थ का सेवन करना, तीक्ष्ण द्रव सर, ये पित्त का भी प्रकोप का। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि इनका शरीर में ये सारे गुण जो है पित्त और वायु के पड़े हुए थे। उसी तरह से और देखा तो इनको रस और रक्त धातु का पहले से ही जो पोषण है, रस रस से प्रीणन कार्य, रक्त से जीवन कार्य, वह कम हुआ। और कामला से रक्त की दुष्टि और हुई, बहुत ज्यादा दुष्टि हुई। उसकी पूरी चिकित्सा नहीं हुई, कहीं ना कहीं कामला के सारे सिम्टम उनके बॉडी में थे। फिर उन्होंने रुक्ष अन्न का सेवन किया, विदाही अन्न पान का सेवन किया, मारुत सेवन मतलब हवा का सेवन बहुत कंटिन्यू किया, धूप का सेवन बहुत ज्यादा किया, वात का प्रकोप बहुत ज्यादा हुआ, और पित्त का अनुबंध है, कफ का क्षय होने लगा बॉडी में। जहां जहां कफ का क्षय होगा वायु का प्रकोप बढ़ते जाता है। तो ये सारा चीज हेतु में माइस्थेनिया ग्रेविस के रूप में इनको दिखाई देने लगा। तो मांस धातु में स्थान संशय करके धातु की लीनावस्था हो गई। लीनावस्था मतलब डीपली अनरूटेड, सारे दोष है ना वो खराब होते होते अंदर अंदर घुस गए मांस धातु में। फिर से हेतु का सेवन बार बार होते गया, वात का प्रकोप होते गया, तो व्यान वायु की दृष्टि हुई, प्राण वायु की दृष्टि हुई, उदान वायु की दृष्टि हुई, अपान वायु की भी दृष्टि हुई। और प्रमुख रूप से व्यान का कर्म बिगड़ते गया। व्यान जो है वो पूरा शरीर में घूमते रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन करता है। व्यान का काम पूरा बॉडी का मूवमेंट्स को रेगुलेट करना होता है। उसी तरह से मांसपेशी और मज्जा, इसमें स्थान संशय होने लगा, और ये धीरे धीरे व्याधि की निर्मित होने लगी, और ये माइस्थेनिया ग्रेविस इस तरह का ये बीमारी होने लगा। अभी आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो चीज कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस पे बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म अभ्यास करना पड़ता है, पूरा हेतु निकालना पड़ता है कि ये हुआ क्यों। अभी अमिताभ बच्चन जी का भी जो है माइस्थेनिया ग्रेविस, उसका मैंने जैसे कि बताया कि उनका हेतु क्या निकला, तो वहां पे ये हुआ, मैंने क्या बताया कि चोट लगना, आघात होना, और भी वात प्रकोपक आहार और विहार का हेतु होगा, जो हमें उनका केस टेकिंग करने से पता चलेगा, है ना। तो अभी हम लोग एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को कुछ और भी चीज दिखाते जाता हूँ, ताकि आप लोगों को और भी चीजें समझ आते जाए। माइस्थेनिया ग्रेविस में देखिए, एक तो ये होता है कि मसल्स का वीकनेस होने लगता है बहुत ज्यादा, ऐसे क्लिनिकल पिक्चर हमको दिखते हैं। अब इसमें प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु को भी हम थोड़ा समझते हैं, फिर माइस्थेनिया ग्रेविस को समझना और इजी हो जाएगा। तो क्या होता है कि प्राण वायु के बारे में आयुर्वेद में क्या बोला है कि प्राणोत्र मूर्धगा पुरा कंठचरो बुद्धि हृदयेन्द्र चित्तदृक शिवन शब्द उद्गार निश्वासान्न प्रवेश कृत। मतलब प्रत्यक्ष में पेशेंट में क्या सिम्टम दिखे प्राण वायु की विकृति की वजह से, पांचों वायु बिगड़ा हुआ है यहाँ पर। प्राण वायु की विकृति की वजह से
रुग्णा जो है उनकी बुद्धि, इंद्रिय, मन का कार्य, स्थीवन, शब्द, उद्गार, निश्वास और अन्न प्रवेश, ये सारा बिगड़ चुका था। और अन्न का प्रवेश करते टाइम मतलब डिग्लूटेशन या स्वॉलोइंग करते टाइम इतना तकलीफ हो रहा था कि उनको लिक्विड फॉर्म में सारा चीजें दिया जाता था, पीस के, मिक्सी में पीस के तब दिया जाता था। मतलब प्राण वायु की यहाँ पे दुष्टि है। उसी तरह से अपनी जो बुद्धिंद्रिय है वो भी वीक हो रही थी बहुत ज्यादा। दूसरा है कि उदान वायु के उससे देखिए तो उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलान शरीर वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया। तो वाक प्रवृत्ति जो था वो विकृत हुआ था, रोगी का, रुग्णा का मिनमिन स्वभाव का स्वर निकल रहा था क्योंकि उदान की विकृति थी। जो बोलते हैं उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलान शरीर, नासा नाभि, नाभि से शुरुआत होती है उदान वायु की, वह सब विकृत हो रहा था इसलिए आवाज नहीं निकल पा रही थी। फिर प्रयत्न, वाक प्रवृत्ति का प्रयत्न और अन्य शरीर की क्रिया का प्रयत्न भी कम पड़ रहा था। जहां पर पेशेंट है जैसे थे वैसे ही उनको वैसे ही लेटे रहना पड़ता था, तो वो प्रयत्न में भी उनको विकृति आ गई थी। फिर ऊर्जा, बल और वर्ण, इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया था। पहले से बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं मिल रही थी, बल नहीं आ रहा था, वर्ण की विकृति थी। उसी तरह से स्मृति का नाश, उदान वायु की विकृति की वजह से बैंक में काम करते टाइम उनको ना कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेटर का कैसे यूज करें, लैपटॉप का कैसे यूज करें, मोबाइल का कैसे यूज, वो स्मृति नाश हो रहा था उनका, वो उनको याद ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से करना है, क्या है। कहीं ना कहीं स्मृति का भी नाश हो रहा था। तीसरा है व्यान वायु। व्यान वायु में क्या बताया कि व्यानो हृदय स्थित प्रसन्न देहचारी महाजवाह गति अपक्षेपण उत्क्षेपण उन्मेष निमेषणादिका प्राय क्रिया सर्वक्रिया तस्मिन् प्रतिबद्ध शरीर नाम। तो इसमें उनको हृदय शूल हो रहा था, व्यान की गति में फर्क पड़ा हुआ था, इसलिए आंखों का उन्मेष और निमेष, आंखों को खोलना, पलकों को खोलना बंद करना, ये हो ही नहीं रहा था। जब वो पेशेंट डॉक्टर के पास, वैद्य जी के पास आई तो आंखें बंद थी, आंखों को खोलना इतना तकलीफ हो रहा था। फिर चौथा था कि समान वायु, तो समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वथा, तो समान वायु का ज्यादा उनको सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे थे, मतलब अग्नि उनका थोड़ा ठीक ही था। पांचवा है अपान वायु। अपानो अपानगा श्रोणी बस्ती मेड्रोरु गोचरा शुक्रार्थ शक्रिन मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। तो इनका तो अपान की इतनी ज्यादा दुष्टि थी कि इनको मिनारके के बाद में, पहला मेंसेस आने के बाद में इनका इरेगुलर मेंसेस था, और मेंसेस जब भी आता था तो हैवी मेंसेस आता था। और इसका भी हेतु और निकाला तो वेगावरोध, बचपन से वो वेगों का, मल मूत्र छींक उल्टी प्यास सारे वेगों का अवरोध करती थी। दूसरा है कि अपान को दुष्टि करने के लिए फोर्सेप डिलीवरी कराया गया, और फोर्सेप डिलीवरी के बाद जो घृत पान बस्ती स्नेह होना चाहिए वह नहीं मिला उनको। तीसरा हेतु है कि गर्भपात हुआ उनको, जो ये मतलब जो प्लासेंटा प्रेविया का जो बीमारी था उसकी वजह से गर्भपात हो गया, तो उसके बाद में गर्भ धारणा हुई नहीं, मतलब वायु का रूक्ष गुण इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पूरा शोष हो गया। तो इन सब का अगर विचार किया तो दुष्यों का दुष्टि का विचार करने से परस्पर सस्तंभ धातु स्नेह परंपरा जो है वह पूरी तरह से बिगड़ गई। मतलब धातुओं में जो स्नेहन होना चाहिए, एक से एक सारे धातुओं का जो है, धातु स्नेह परंपरा पूरी तरह से विकृत हो गई थी, और धातु स्नेह परंपरा बिगड़ने की वजह से वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया। धातुओं में जो स्नेह होना चाहिए, रस धातु से जो शुक्र तक जो स्नेह का एक बैलेंस होता है वह पूरी तरह से बिगड़ गया था, और स्नेह का इतना क्षय हुआ था कि सारे लक्षण मसल्स तक आ रहे थे, मज्जा तक आ रहे थे, मांस धातु और मज्जा तक विकृति आ रही थी, सारी इंद्रियों तक यह विकृति आ रही थी। इसके बाद में रस धातु का देखते हैं, तो रसम तुष्टि प्रेरणम रक्त पुष्टिम करोति, मतलब यहाँ पे रस का प्रीणन कार्य नहीं हो रहा था, रक्त का पुष्टि का कार्य नहीं हो रहा था रस दुष्टि की वजह से। और रस इसका उपधातु आर्तव देखेंगे, रक्त का उपधातु, तो कुछ लोग आर्तव को रस का उपधातु बोलते हैं, कुछ लोग रक्त का उपधातु बोलते हैं, तो ये आर्तव है उसकी भी दुष्टि दिख रही थी। फिर हम रक्त धातु देखते हैं, एक एक चीज से एनालिसिस किया गया है, देखिए वो वैद्य जी ने कितना डीपली एनालिसिस किया है। रक्त धातु की विकृति, रक्त का रक्तम वर्ण प्रसादम मांस पुष्टि जीवयति च, मतलब रक्त धातु के दुष्टि की वजह से मांस की पुष्टि नहीं हो पा रही थी,
और जो उपधातु है, रक्त धातु का उपधातु क्या है, अस्त्रिजः कंडरा सिरा, ऐसे जो बोला है। रक्त के मृदु भाग से सिराएं बनती है, रक्त के खर भाग से कंडरा और स्नायु बनता है। तो इनका भी मतलब पोषण नहीं हो पा रहा था, और ये सारे सिम्टम पेशेंट में दिख रहे थे कि कंडरा और सिरा बहुत ज्यादा सूख रही थी, उनको ड्राई हो रहा था। मांस धातु का अगर देखें तो मासम शरीर पुष्टिम मेदश्च मासेक्ष ग्लानि गंडास्फिक शुष्कता संधि वेदना। तो यहाँ पे मांस शरीर की पुष्टि भी कहीं ना कहीं विकृत हो रही थी, और संधियों में वेदना बढ़ रही थी, स्विक प्रदेश में, गंड प्रदेश में, सभी जगह ना शुष्कता आ रही थी। और इसका उपधातु क्या है, वसा और त्वचा। तो शरीर की पुष्टि नहीं हो रही थी, अक्ष ग्लानि हो रही थी, आंखों का ऐसे ग्लानि जैसा, आंखें एकदम बंद तो बंद ही रह रही थी, और पूरा पीठ में, पृष्ठवंश में उसकी संधियों में वेदना हो रही थी। मतलब यहाँ पे मांस धातु की भी दृष्टि दिख रही है। उसके बाद में मेद धातु, मेदसी स्वप्नम कट्या प्लीहा वृद्धि कृशांगता। तो यहाँ पे मतलब कृष अंगता, ये जो सिम्टम है वो दिख रहा था। उपधातु है मेद का, तो स्नायु संध्या सिरा, ऐसे बोला है। तो यहाँ पे कटी वेदना हो रहा था, इतना कमर में दर्द हो रहा था कि वो पूरा पीठ को धारणा शक्ति उसकी विकृत थी, तो पेशेंट को लेटे रहना पड़ता था। और व्याधि की अवस्था इतनी ज्यादा थी, व्याधि का व्यक्ति जो था, मतलब व्यक्ति जो, मतलब ऐसे सिम्टम थे स्नायु और सिराओं में ज्यादा दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से मेद धातु की भी विकृति थी। उसके बाद में अस्थि और मज्जा में क्या है, तो बोला है अस्थनाम मज्जाने शौशीरम भ्रम तिमिर दर्शनम। मतलब भ्रम हो रहा था, चक्कर आ रहा था, तिमिर दर्शन, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। और यहाँ पे अस्थियों में और मज्जा में स्नेह धातु का क्षय दिख रहा था। दूसरा देखा तो यह पित्त धरा कला सह मज्जा धरा कला। पित्त धरा कला की दृष्टि ही मज्जा धरा कला की दृष्टि बताती है, साहेब पुरुष धरा कला, साहेब अस्थि धरा कला। तो इनका ना कामला हुआ था, आंतरिक ज्वर हुआ था। कामला और आंतरिक ज्वर की वजह से शरीर का पित्त धरा कला बिगड़ गया। अब पित्त धरा कला जब बिगड़ा कामला और आंतरिक ज्वर से, तो इनको मज्जा धरा कला में वो जाके दृष्टि जाके मज्जा धातु का क्षय होने लगा। पुरुष की निर्मिति तो प्राकृत हो ही नहीं रही थी, तो यह पुरुष धरा कला साहेब अस्थि धरा कला, पुरुष की निर्मिति नहीं हो रही थी, तो अस्थि दृष्टि के भी सारे लक्षण आ रहे थे। मल देखा तो इसमें पुरुष पुरुषम अवस्तंभ पुरुषस्य पुरुषम पुरुषम उपस्तंभम वायव्यग्नि धारणम च। तो मूत्र स्वेद की विकृति तो नहीं थी, लेकिन पुरुष में अनियमित मल प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी। स्त्रोतस की दृष्टि अगर देखा तो प्राणव स्त्रोत, क्योंकि आयसन श्वास लग रहा था, चलते टाइम सांस फूल रहा था, तो प्राणव स्त्रोतस की दृष्टि थी, रसव स्त्रोतस की दृष्टि थी, रक्तव स्त्रोतस की दृष्टि थी, मांसव स्त्रोतस की दृष्टि थी, मज्जाव स्त्रोतस की दृष्टि थी, मनोव स्त्रोतस की दृष्टि, ऐसे सब हो गया था। उसी तरह से ओजशय के भी लक्षण हो रहे थे, और ओजशय के लक्षण में एक व्यथितेंद्रिय, ये शब्द है कि इंद्र में व्यथा उत्पन्न होना, ये सारे सिम्टम्स आ रहे थे। अब इन्होंने पूरा डायग्नोसिस बना लिया, धातुओं को देखा और उसी तरह से स्त्रोतस देख लिया, उन्होंने वायु के पांचों टाइप की विकृति देख ली। तो अब इन्होंने सोचा कि अब हम इसकी चिकित्सा करते हैं। आप लोग को कुछ भी बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। अगर मेरा बताया हुआ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो आप बोलिए, मैं फिर से बोल सकता हूँ। क्योंकि ना ऐसे माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट आप लोग के पास भी आएंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आजकल ये व्याधि बढ़ रही है, आप लोगों को ऐसा पता चलेगा कि ऐसे पेशेंट हमारे पास आएंगे और आ भी रहे हैं। लेकिन लोग घबरा जाते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कि इसका इलाज नहीं है, तो एलोपैथी के न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। जबकि हमारा आयुष दर्पण का प्लेटफॉर्म है, सब चीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग, क्योंकि इसका क्योर, परमानेंट क्योर आयुर्वेद में ही है। अब इनकी चिकित्सा देखा गया तो पहले इनका ये देखा गया कि सामता है कि निरामावस्था है, तो निरामावस्था दिखाई दिया, सामता नहीं थी उतना। उसी तरह से पित्त का अनुबंध है, ये दिखाई दिया। वायु का प्रकोप प्रमुख रूप से दिखाई दिया कि पूरा बॉडी में सभी जगह पे वायु की प्रमुख दृष्टि है। कफ का क्षय हो गया, कफ का क्षय होने से धातु क्षय जन्य वात प्रकोप और बढ़ गया। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए निरुपस्तंभित वात का शमन करने का सोचा गया, क्योंकि यहाँ पे उपस्तंभित वायु नहीं था, आम के लक्षण नहीं थे उतना। निरुपस्तंभित वात का चिकित्सा के लिए सबसे पहले तो देखा गया कि शूल सब जगह था, ट्विचिंग सब जगह था। मतलब ट्विचिंग का मतलब मालूम है कि आंख फड़कना जैसे होता है ना, वैसे बहुत ज्यादा इनको हो रहा था।
और अभी आप लोग के फोटो में ऐसे दिख रहा है कि चेहरा कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ये तो थोड़ा है, लेकिन जो रुग्णा आई थी वैद्य जी के पास, वो आंखें बंदी हो गई थी, उनकी खुल ही नहीं पा रही थी। तो इसमें तीव्र शूल हो रहा था बहुत ज्यादा, तो इसलिए पंचकर्म करने का सोचा गया, वो मैं आगे बता रहा हूँ। फिर वायु का चिकित्सा एक, दूसरा पित्त की शमन की चिकित्सा किया गया, क्योंकि रस धातु रक्त धातु के आश्रय में पित्त की दुष्टि जो है उसको कम करने वाली, पित्त दृष्टि को कम करने वाली चिकित्सा दिया गया। तीसरा स्टेप में बल्य चिकित्सा दिया गया, मांस धातु को बल, अस्थि धातु को बल, मज्जा धातु को बल, ऐसे बल्य चिकित्सा दिया गया। और चौथा स्टेप में रसायन चिकित्सा दिया गया। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। पहला है कि निरुपस्तंभित वात की चिकित्सा करने के लिए क्या किया गया, और यह आप लोग भी सीख लीजिए, क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट जब आपके पास आएंगे तो आप लोग को बिल्कुल घबराना नहीं है। इसका प्योर आयुर्वेद से हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं, और ये इजी है इलाज करना, और बहुत ही मतलब कोई भी इसका अच्छे से इलाज करके और सफलता प्राप्त कर सकता है। मैं आप लोग को एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि ना माइस्थीनिया ग्रेविस के जब पेशेंट आते हैं ना, तो आप लोग को डायग्नोसिस इसी पद्धति से करना है कि हेतु निकालना है, संप्राप्ति निकालना है, और कौन से सिम्टम्स हैं उसको निकालना है, और ईसीजी सीटी स्कैन लेके पेशेंट हमारे पास आते ही हैं, हमको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें बस आयुर्वेद की पद्धति से इसका डायग्नोसिस करते हुए आना चाहिए। तो इसमें स्नेहन करने के लिए बला तेल, बला तेल को बला का काढ़ा में सिद्ध किया हुआ जो तिल तेल है, उससे पूरे बॉडी को अभ्यंग करने के लिए बोल दिया गया। उसके बाद में स्वेदन के लिए पहले निर्गुंडी के क्वाथ का नाड़ी स्वेद दिया गया, फिर दशमूल क्वाथ का दिया गया, एरंडमूल का दिया गया, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होने लगा। उसके बाद में शालीषष्टिक पिंड स्वेद दिया गया पूरे बॉडी में। तो शालीषष्टिक पिंड स्वेद के लिए जो 60 दिन में पकने वाला जो चावल होता है षष्टि शाली, वो लिया गया, अश्वगंधा लिया गया, बला लिया गया, और दूध, इसका खीर बना के, पोटली बना के, और पूरा बॉडी में रगड़ रगड़ के वो शालीषष्टिक पिंड से दिया गया। पेशेंट को इतना ज्यादा फायदा होने लगा, पूरे बॉडी में ब्रीहन भी होने लगा, स्वेदन भी होने लगा, पेशेंट को स्नेहन स्वेदन से ही बहुत अच्छा फायदा होने लगा, उपशय मिलने लगा। उसके बाद में आंखों में जो उनको रुक्षता बढ़ने की वजह से आंखों की पलकें जो थी वह एकदम मतलब आंखें खुल नहीं पा रही थी, तो उसके लिए नेत्र तर्पण के लिए त्रिफला घृत का प्रयोग किया गया। नेत्र तर्पण करने के लिए त्रिफला घृत थोड़ा सा हल्का गर्म किया गया, जितना उनको सहन हो पाए। और उसके बाद में उनको थोड़ा इससे ये हो गया कि नेत्र तर्पण करने से फेशियल ट्विचिंग ज्यादा बढ़ने लगा, तो नेत्र तर्पण को रोक दिया गया। और मतलब ये ट्विचिंग होने लगा ना, तो इसको और कम, मतलब ज्यादा कोष्ण जो था उसको और कम कोष्ण करके, मतलब हल्का सा गर्म करके, मतलब जो गर्मी का जो है वो थोड़ा, मतलब उसको थोड़ा ही कोष्ण रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। पहले ज्यादा दिया गया था और कम किया गया, और उससे फिर किया गया, तो पेशेंट को ना उसके बाद भी दाह होने लगा, आंखों में जलन होने लगा। तो फिर ये वैद्य जी ने कहा कि अब हम नहीं करेंगे इससे, क्योंकि इससे बढ़ रहा है, दाह हो रहा है, कभी ट्विचिंग बढ़ रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि अब हम नस्य देंगे, त्रिफला घृत का नस्य देंगे। तो क्योंकि नेत्र जो है मज्जा से बना हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम ना पहले पेशेंट को ये पूछेंगे, नस्य तो देंगे त्रिफला घृत का, पेशेंट को कितना सहन होता है, अगर पेशेंट को रूम टेम्परेचर में सहन हो रहा है तो उतना ही त्रिफला घृत का नेत्र तर्पण करेंगे। तो पेशेंट ने जितना बोला कि मुझे रूम टेम्परेचर में चाहिए, मुझे थोड़ा गर्म करके दीजिए, उस हिसाब से फिर दिया गया। तो जब ऐसा पेशेंट के हिसाब से दिया गया, तो इसमें बहुत अच्छा उपशय मिलने लगा, आंखें जो है वो धीरे धीरे खुलने लगी, क्योंकि वहां पे मज्जा का स्नेहन होने लगा, और वायु का शमन होने लगा, और पेशेंट को मसल्स में तर्पण होने लगा ना आंखों का, तो आंखें खुलने लगी और पेशेंट को अच्छा लगने लगा। उसके साथ में, और यहाँ पे देखिए इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया कि मेरे ट्रीटमेंट से कहाँ गड़बड़ हुई। मैंने ज्यादा कोष्ण घृत दिया तो ट्विचिंग बढ़ने लगा, उससे कम किया तो दाह बढ़ने लगा। फिर मैंने पेशेंट से पूछा कि आपको कितना सहन होता है, पेशेंट ने जितना बताया उतना दिया, तो फायदा हुआ। नस से भी दिया त्रिफला घृत का। उसके बाद में बस्ती देना है, तो वात पित्त प्रधान संप्राप्ति है, तो काल बस्ती का प्रयोग किया गया।
काल बस्ती में अनुवासन बस्ती के लिए केवल और केवल शुद्ध बला तेल को 100 ml लिया गया, और नीरू बस्ती के लिए दशमूल, एरंडमूल, बच्चा और सिंधक का काढ़ा ऐसा बना के दिया गया। पेशेंट को इससे बहुत अच्छा होने लगा। फिर सोचा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में सिनेप्सिस में प्रॉब्लम आ रही है तो तिक्तक क्षीर बस्ती का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए गुडुची मेन घटक द्रव्य डाल के, दूध का डाल के, क्योंकि गुडुची है मज्जागामी है, और उसमें तिक्तक क्षीर बस्ती के साथ में पंच तिक्त घृत का प्रयोग किया गया। तो इतना पेशेंट को अच्छा लगने लगा, और ऐसा सोचा कि एक और विचार किया गया कि तिक्त और कटु रसात्मक जो द्रव्य है पंच तिक्त घृत, ये वात का प्रकोप हो सकता है। इसीलिए क्या किया गया कि पहले तो थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन ये सोचा गया कि तिक्त रस है, कटु रस है पंच तिक्त में, तो इसलिए वो हटा के शतावरी घृत डालेंगे। जो गुडुची सिद्ध जो तिक्तक क्षीर बस्ती है उसमें शतावरी घृत डालेंगे। तो फिर देखा गया तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। उसके बाद में ऐसे 15 दिन दिया, अल्टरनेट डेज दिया गया, तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद में मेंसेस आने वाले थे उनको, तो 2-3 दिन रुक गए मेंसेस आने के बाद, और ये देखा गया कि मेंसेस जो आ रहे वो वात प्रकोप का और कफ क्षय का टाइम है। तो इसीलिए इसमें मतलब रज आने के पहले, मेंसेस आने के पहले और बाद में तिक्तक क्षीर बस्ती 5-5 दिन देने का सोचे। इससे क्या हुआ कि पेशेंट को इतना बढ़िया फायदा हुआ, तो मेंसेस रेगुलर आने लगे। मतलब तिक्तक क्षीर बस्ती ने इतना बढ़िया काम किया कि जो हैवी मेंसेस आते थे, इरेगुलर मेंसेस आते थे, उस पे तिक्तक क्षीर बस्ती जिसमें शतावरी घृत डाल के दिया गया, 100 ml तिक्तक क्षीर और 50 ml शतावरी घृत ये डाल के दिया गया, तो वहां का गर्भाशय की संप्राप्ति ठीक हो गई और पेशेंट को रेगुलर मेंसेस आने लगे। नस्य के लिए पहले त्रिफला घृत दिया गया, फिर पंचेंद्रिय वर्धन तेल का नस्य देने के लिए बोला गया। उसके साथ में शमन चिकित्सा, इंटरनल दवाई किया गया, तो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु का विचार करके वात शामक, पित्त शामक चिकित्सा करना बहुत जरूरी था। इसीलिए जो गुणेश शास्त्री जी का पुस्तक है औषधि गुणधर्म शास्त्र, महाराष्ट्र में बहुत चलता है, मराठी में, उसको ध्यान में रख के उससे कुछ कुछ द्रव्य चुने गए। तो उसमें स्वर्ण माक्षिक भस्म 1 रत्ती मतलब 125 मिलीग्राम, चंद्रपुटी प्रवाल भस्म 125 मिलीग्राम, गुडुची सत्व 2 रत्ती 250 मिलीग्राम, मतलब स्वर्ण माक्षिक 1 रत्ती, चंद्रपुटी प्रवाल भस्म 1 रत्ती, गुडुची सत्व 2 रत्ती, ये लेके और पेशेंट को सुबह 10 बजे जो पित्त का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे पित्त का शमन करना है, वात का भी शमन करना है, तो पित्त पे ध्यान रखते हुए सुबह 10 बजे और दोपहर को 2 बजे ये दवाइयां दी गई, और अनुपान में घी और चीनी ऐसा या मिश्री ऐसा दिया गया। इसके साथ में गुडुची का भी ध्यान में रखा गया, क्योंकि गुडुची है वो अस्थि मज्जागामित्व है, रसायन है, और माक्षिक का कार्य पित्त शामक है। माक्षिक जो है स्वर्ण माक्षिक वो रक्तवर्धन का कार्य करता है, प्रवाल भस्म है वो पित्त शामक है। तो गुडुची सत्व को 2 रत्ती इसीलिए रखा गया है कि गुडुची अस्थि मज्जागामित्व है, और यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ठीक करना है। उसी तरह से प्रवाल भस्म जो है पित्त शामक है, अस्थि धातु का बल्य है, ऐसा करके इसका प्रयोग किया गया। सेकंड स्टेप में शमन चिकित्सा में प्रत्येक हफ्ते में वीकेंड को मृदु विरेचन दिया गया, तो उसमें विरेचन कषाय दिया गया जो मृदु विरेचन करे। तो वो एक मामा गोखले का पुस्तक है, तो उसमें मृदु विरेचन का जो घटक द्रव्य मैं ढूंढ के बताऊंगा क्या है, वो पुस्तक भी मेरे पास है। बल्य के रूप में शतावरी चूर्ण का वटी दिया गया कफ के काल में, मतलब सुबह 7 बजे और शाम को 5 बजे, ये कफ का काल होता है। ये खासकर वृद्ध वैद्य लोग इसका यूज करते थे। कफ का, पित्त का काल 10 AM टू PM, कफ का काल सुबह 7 PM, सॉरी कफ का काल 7 AM और शाम को 5 PM, ऐसा देख के कफ के काल में दिया गया। शतावरी चूर्णवटी को अनुपान में दूध दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि स्नेह की वृद्धि हो, उसको घी के साथ दिया गया, कभी दूध के साथ दिया गया। पित्त का शमन करना है, इसीलिए बल्ले के रूप में शतावरी चूर्ण का प्रयोग किया गया। तो मसल्स में टोनिंग आने लगा, मसल्स को ताकत मिलने लगा। उसके साथ में वसंत कुसुमाकर रस दिया गया। सुबह रसायन काल में जो ब्रह्म मुहूर्त का काल है उसमें दिया गया। अनुपान में कुष्मांडावलय दिया गया। तो ये जब वसंत कुसुमाकर और कुष्मांडावलय दिया गया तो ओज क्षय, मनोदुर्बलता, इंद्रियों का बल कम हो गया था,
उसमें बहुत बढ़िया काम होने लगा। मतलब मेंटली वो पेशेंट स्ट्रेस से बाहर आ गई, उनका इंद्रियों का बल अच्छा होने लगा, आंखों में स्ट्रेंथ आने लगा, सुनाई देने लगा अच्छे से, ओज क्षय कम होने लगा। फिर उसके बाद 3 महीना ये कंटिन्यू दवाई दिया गया। 3 महीने के बाद उसको बंद कर दिया गया ट्रीटमेंट, कि अभी हम कोई दवाई नहीं देंगे, क्योंकि पेशेंट को उपशय मिल रहा था। फिर केवल तिक्त शिर बस्ती हफ्ते में 2 दिन दिया गया, और रज प्रवृत्ति आने के 4-5 दिन पहले और रज प्रवृत्ति जाने के बाद 4-5 दिन बाद तिक्त शिर बस्ती देंगे, और कोई दवाई नहीं देंगे, ऐसा देखा गया। तो जब पंचकर्म किया गया 3 महीने, क्योंकि हम कंटिन्यू तो सालों भर दे नहीं सकते हैं, पेशेंट को भी कंटाला आएगा, तकलीफ होगी, तो 3 महीना देके सारी दवाइयां स्टॉप की गई। तिक्तक क्षीर बस्ती बस देना है, हफ्ते में 2 बार, मेंसेस आने के 4-5 दिन पहले और मेंसेस जाने के बाद 4-5 दिन तक देना है, ऐसा सोचा गया। फिर पंचकर्म किया, स्नेहन किया, मृदु स्वेदन किया, तो उनका पेट का दर्द, पूरे बॉडी का पेन पूरी तरह से 0 हो गया। नेत्र तर्पण से पूरा आंखें ठीक हो गई उनको, और कभी कभी उनको शाम को थकावट हो रही थी, वह भी रेस्ट करने से आराम होने लगा। उसके बाद में जो अभी एलोपैथी की जो दवाइयां चल रही थी, मेस्टिनोन, जो नियोस्टिग्मेन का ही ब्रांड नेम है, उसको 6-6 गोली जो चल रही थी, उसको 3-3 गोली पिलाया गया। उसके बाद में आयुर्वेदिक चिकित्सा देने के बाद 3 महीने के बाद 1-1 गोली करके, पूरी तरह से धीरे धीरे आधी आधी गोली करके, फिर 2 टाइम आधी आधी गोली करके, फिर उसके बाद में 3 महीना जब चिकित्सा हो गया, पूरी तरह से बंद कर दिया गया, कोई भी नियोस्टिग्माइन नहीं देना है। जबकि अमिताभ बच्चन जैसे जो लोग हैं, वो लोग कितने सालों से नियोस्टिग्माइन ले रहे हैं, उनका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, वो केवल उसको चला रहे हैं, शरीर को चला रहे हैं नियोस्टिग्माइन खा के। अगर वो नहीं खाएंगे तो बॉडी जहां पे है वहीं अटक जाएगा, उसके बाद में वो गोली खाएंगे तभी बॉडी चलेगा, मतलब एक भी मूवमेंट नहीं होती है। इतना इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्षयात्मक संप्राप्ति होती है। तो ये पेशेंट का एलोपैथी पूरी तरह से बंद हो गया, और चिड़चिड़ जो हो रहा था वो ठीक हो गया, क्रिया शक्ति बढ़ गई, 75 से 80% उपशय मिलने लगा। तो 3 महीने में इतना इंप्रूवमेंट हो गया। फिर ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अग्निमंद इसमें होता है कि नहीं होता है। तो क्योंकि इसमें पेशेंट को अग्निमंद नहीं हो रहा था, क्लियरली हमें नहीं दिख रहा था, ऐसा वैद्य जी बोले, क्योंकि ये व्याधि दीर्घ काल से था, तो इसमें अग्नि मध्यम था, लेकिन अग्निमंद होना वैसा नहीं हो रहा था। और पेशेंट का पित्त प्रदान होने की वजह से अग्नि बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ था, और निरामावस्था के लक्षण ज्यादा हो रहे थे, और निरामावस्था में क्षयात्मक संप्राप्ति, वायु का प्रकोप के सारे सिम्टम हो रहे थे। तो इसमें ऐसा सोचा गया कि धातु पाचक योग का सभी लोगों को आदत होती है, तो मांस पाचक इसका प्रयोग करें, और कुछ दिन के लिए मांस पाचक भी दिया गया, क्योंकि इसमें मांस पाचक जो है उसमें तिक्त कटु रसात्मक द्रव्य है, तो लेखन करने वाले द्रव्य भी हो सकते हैं, इसलिए कुछ दिन देके स्टॉप कर दिया गया मांस पाचक का। उसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया कि वजन कितना था, तो 60 kg था, और पहले 60 kg था, और जब वो पेशेंट आई थी तो 56 हो गया। फिर बाद में रसायन दिया गया, वसंत कुसुमाकर, कुष्मांडावले, वसंत, ये सारे द्रव्य जब दिए गए स्वर्ण मार्कशीट, तो पेशेंट का वेट 61 हो गया, 56 से 61, मतलब 5 किलो वेट गेन हो गया, मांस धातु का ब्रियन हुआ, बल्ले और रसायन हो गया। उसी तरह से कौन सा परहेज बोला गया, पथ्यापथ्य, तो रुग्णा को रुक्षण बंद किया गया। वो पेशेंट ना बटाटा वड़ा जो रहता है, आलू का जो पकोड़ा जो रहता है बटाटा वड़ा, वो बंद किया गया, पाव बंद किया गया, शिम्बी धान्य, पूरी तरह से दाल वाले चीजें बंद किया गया। उसी तरह से अगर खाना है तो मूंग दाल का प्रयोग करें, उड़द दाल का प्रयोग करें, तो इतना पेशेंट को फायदा हुआ। और फिर उसके बाद में पेशेंट को, और क्योंकि 75-80% फायदा हुआ था, तो मुस्तादी यापन बस्ती दिया गया। लेकिन मुस्तादी यापन बस्ती से उनको तीव्र गुददा, पित्त वृद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ था पेशेंट का पथ्य में। तो मुस्तादी यापन बस बंद करके फिर तिक्तक शिर बस्ती ही दिया गया उनको बाद में और रिकवरी करने के लिए। तो तिक्तक शिर बस्ती से कोई कॉम्प्लिकेशन लास्ट तक नहीं हुआ, मुस्तादी यापन बस्ती से उनको तकलीफ होने लगा था। फिर उसके बाद में उनका अब वो पेशेंट ठीक हो गई, गाड़ी वाड़ी चलाने लगी, बैंक जाने लगी, 41 ईयर्स की थी। तो उनको ट्रैवलिंग बंद करना है क्या, 2 व्हीलर का, तो उनको बोला कि आप जाइए, लेकिन आप पूरा हेलमेट लगा के पूरा ढक के जाइए, और ठंडा पानी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, एसी में रहना, ये सबको पूरी तरह से त्याग दे दीजिए। और पीना है तो गर्म पानी ही पीना है, स्नान करना है तो गर्म पानी से, कोष्ण जल से ही स्नान करना है।
उसी तरह से एक प्रश्न पूछा गया कि निरुपस्तंभित वात व्याधि है, निराम वात है, तो स्नेहपान ये उपक्रम दिया गया कि क्या किया गया। तो इसमें अस्थि मज्जागत वात में क्या बोला है कि अस्थि मज्जागते वाते बाह्य अभ्यंतर स्नेह जय, मतलब जब भी अस्थि मज्जागत वात होता है वहां पर बाह्य रूप से और अभ्यंतर रूप से स्नेह से ही जीतना है। तो इसीलिए पहले तो महातिक्त घृत दिया गया, लेकिन बाद में सोचा गया कि कटु तिक्त रसात्मक द्रव्य है तो वात का प्रकोप हो सकता है, इसलिए शतावरी घृत का प्रयोग तिक्तक क्षीर बस्ती में मिक्स करके दिया गया। तो पूरी, क्योंकि पेशेंट ना घी भी नहीं पीना चाहती थी, इसलिए बस्ती के रूप से दिया गया पेशेंट को। बहुत ही अच्छा स्नेह बस्ती, मतलब तिक्तक क्षीर बस्ती को स्नेह बस्ती जैसा बना के मिक्स करके दिया गया, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो गया। उसी तरह से ऐसा पूछा गया कि नेत्र तर्पण करने के टाइम पे जो माइस्थेनिया ग्रेविस का अटैक क्यों आया, इसका क्या कारण है। तो इसका उत्तर ये दिया गया क्योंकि क्या होता है कि जब ये कर रहे थे मतलब नेत्र तर्पण कर रहे थे, तो कर्ण मूल में और जो सब मैंडिबुलर ज्वाइंट है वहां पे एक्यूप्रेशर करने के लिए बोला गया। तो मतलब वो करने जो थेरेपिस्ट थे वो कर रहे थे, कहीं ना कहीं वहां पे गलत कोई मर्म पॉइंट दब गया, इसीलिए नेत्र तर्पण के टाइम पे वो अटैक आया था, ऐसा हो सकता है। उसी तरह से एलोपैथी में इसका कुछ मिला क्या, तो ऐसा आधुनिक दृष्टि से देखा गया तो दारुणम मांसपेशी दौर्बल्यम, नर्व में वायु का संचार कम हो रहा था और काम करने में असमर्थता हो रही थी, इसीलिए मतलब एलोपैथी के हिसाब से जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ये वैद्य जी ने उस पर ज्यादा विचार नहीं किया, अपना आयुर्वेद के हिसाब से किया और पेशेंट 100% ठीक हो गई। और बाद में पेशेंट को रसायन दिया गया, रसायन में कोई अवलेह वगैरह दिया गया। तो आप लोग अब इस पे कुछ बताइए, आप लोग को ये चाहिए जो मैंने पढ़ाया है, ये वृद्ध वैद्य लोगों का जो अनुभव है ये आप लोग को काम आएगा जो भी मैंने पढ़ाया है। हाँ अगर सर, आप चाहिए सर। ठीक है तो मैं इसका चाहिए पीडीएफ, चाहिए। हाँ इसका पीडीएफ करके देता हूँ आप लोगों को। आप लोग के पास भी माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट है, क्या पता अमिताभ बच्चन आ जाए आपके पास, क्या अभी हम आपको दे रहे हैं, आप ठीक कर दीजिए। तो आपको सर आना मेरे चाहिए। पास एक पेशेंट आई थी सर, तो जी। उसकी जो आंख थी ना पलके, वो एक लेफ्ट साइड कंटिन्यूस मतलब बंद चालू होती थी सर, तो यही था क्या? ये नहीं ना? हाँ तो सिर्फ आप आंख, डायग्नोज करिए ना। पलके सिर्फ एक ही पलके थी ना हाँ तो उसकी। वो हो सकता है कि बाबा रामदेव की तरह हो रहा होगा, हाँ फेशियल पैरालिसिस जैसा, हाँ। वो भी हो सकता है। टोसिस भी हो सकता है। क्या? मतलब कुछ कुछ पेशेंट में वैसे मतलब टोसिस के पेशेंट आते हैं ना, तो कभी कभी वो जस्ट वहां पे भी वायु की वृद्धि दिखती है आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिसमें कोई कंप्लेंट नहीं थी, पर एक पलक झुकी हुई थी। आप ऐसे ही बोल रहे हो ना, जैसे नहीं, वो आंख मारते हैं ना, वैसा हो रहा था। और उसको हेड पेन, फेशियल पेन भी था, लेकिन नेत्र तर्पण किया, रक्तमोक्षण किया, तो बाकी का सब साइड हो गया, लेकिन वो जो आंख मारना था उसका वो चालू ही था, मतलब वो बंद नहीं होता था। उसमें नेत्र तर्पण नस से और देना चाहिए होगा आपको, नेत्र तर्पण बहुत किया सर, लेकिन और वो ये भी किया। माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं था। माइस्थेनिया ग्रेविस में पूरे बॉडी के मसल्स वीक हो जाते हैं, चल नहीं पाते, यही वो था बड़ा सर। बीमारी है। जी डॉक्टर एसपी बंसल जी आप कुछ बोलना चाहते हैं सर। मैं बॉस एक से थोड़ा सा सवाल है जो लीक से हटके है, टॉपिक से हटके पूछना चाहता हूँ, पूछ लीजिए बॉस। टॉपिक से हट के सर बाद में अभी जो 8:15 का होगा प्रोग्राम उसमें करिएगा। ठीक है राम सर। ठीक है। हाँ जी सर आपने बोलिए विकास। अनुवासन और नीरू कौन सा दिया था? नीरू एक बार, अनुवासन एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ नीरू दशमूल इसमें बच्चा सेना नमक। एक मिनट में बता रहा हूँ। इसमें ना ये दिया, एक मिनट रुकिए बस एक मिनट। हाँ इसमें दशमूल काढ़ा, दशमूल लिया गया, एरंडमूल, बच्चा और सिंधा, इसका काढ़ा बनाया गया। दशमूल, एरंडमूल, बच्चा और सिंधा नमक, और केवल बला तेल, शुद्ध बला 100 ml अल्टरनेट डेज दिया गया। और उसके बाद में शुरुआत में दे के फिर तिक्तक क्षीर बस्ती दिया गया। तिक्तक क्षीर बस्ती में शतावरी घृत मिक्स करके दिया गया। सर अनुवासन किससे सर दिया था मात्रा सर? कितनी नीरू है? तिक्तक क्षीर बस्ती 150 ml, 150 ml। सर ये इसकी अनुवासन और निरू की मात्रा लिखी है क्या? इसमें ऐसा बोला है कि नीरू की मात्रा नहीं लिखी है। सर अनुवासन किससे दिया था? अनुवासन किससे दिया था? अनुवासन शुद्ध बला तेल, शुद्ध बला 100 ml।
सर ये नीरू तिक्तशीर बस्ती पीने के लिए भी दे सकते हैं ना, अगर बस्ती पेशेंट रेडी नहीं हो तो? हाँ दे सकते हैं, लेकिन बस्ती सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है ना। हाँ मालूम है सर, पर अगर पेशेंट नहीं रेडी हो तो ऐसा दे सकते हैं ना ऊपर से सर? हाँ अब सर पेशेंट नीरू में स्नेह कौन मरता सा था? पेशेंट क्या? सर नीरू में स्नेह कौन सा था, मतलब कौन सा ऑयल आपने यूज किया था नीरू में? नीरू में कोई नहीं दिया था। ये मेरा पेशेंट नहीं है, ये मेरा पेशेंट नहीं है, ये वृद्ध वैद्य का है। इसमें नीरू में कोई स्नेह नहीं दिया गया। और ना ये कि मरता क्या नहीं करता, ऐसा है ना कि पेशेंट बस्ती क्यों नहीं लेगा? अगर उसको कोई इलाज नहीं मिल रहा है तो वो लेगा ही ना बस्ती। थैंक यू सर, प्रणाम सर। हाँ तो मैं इसका पीडीएफ आप लोग को देता हूँ। आप कंचन मैम आपने देखा है माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट? जी सर, मैंने 2 पेशेंट देखे हैं सर, और बहुत ही अच्छा पड़ा है सर। मैंने इसके मतलब मुझे ये फर्स्ट टाइम इतना डिटेल इसका पता चला। मैंने पढ़ा भी था, पर मुझे इतना अच्छे से नहीं समझा था जितना आपने इतना क्लियर कर दिया ना उसके मतलब हर एक पॉइंट को। मतलब मैं सोच रही हूँ कि इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हो आप। मैंने 2 पेशेंट देखे हैं सर। एक मेरे बहुत अर्ली प्रैक्टिस थी मेरी, तब मैंने देखा था। तो तभी मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था कि ये कैसे संप्राप्ति बनती है, पर मुझे इतना नहीं समझा था। पर अभी मैंने 3 साल पहले एक पेशेंट देखा था, तो वहां पे पर वो पेशेंट को ना ट्रस्ट बोलते हैं ना, आयुर्वेद पर ट्रस्ट नहीं था, तो उसने मेडिसिन डिसकंटिन्यू कर दिया सर। 1 ही महीना मेडिसिन खाया शायद उसने। पर वहां पे मैंने, जैसे मैम बोल रही थी ना, वन साइड का उसका आई ब्लिंक होता है, किसी किसी में वो बिल्कुल आधा बंद हो जाता है। इस टाइप में उसका पहला सिम्टम्स वही वहां से स्टार्ट हुआ था। और वो हर एक जॉइंट में पेन, और उसको इतना लिथार्जी था कि उसको मतलब मसल ही वीक है, तो वो कुछ काम करने में, उसको चीजें उठाने में सब तकलीफें हो रही थी। मतलब उसको जान ही नहीं अंदर, ऐसे लगता था। उसका हेतु मैंने देखा था, तो मुझे स्ट्रेस लेवल काफी हाई था कि किस मतलब मुझे लग रहा था कि वो बहुत सोचता है। तो मैंने उनको कारण पूछे थे, पर वो पूरा डिटेल नहीं बताया मुझे कि किस वजह से है, पर सोचता बहुत था वो। उसने एक्सेप्ट किया कि मैं सोचता बहुत हूँ ज्यादा, और कोई चीज के लिए सोचता हूँ तो कंटिन्यू सोचते ही रहता हूँ ऐसे। उसका हेतु वहां वहां पे था। और बहुत सारे बाकी के हेतु भी मुझे अभी नहीं याद आ रहे, पर मुझे एक वो चीज आ रही कि वो काफी डिप्रेशन में रहा था बीच वाले मतलब जो पीरियड उसका लाइफ का था, तो उसके बाद ही उसको डिसीज डेवलप हुई थी। तो ये जब आया था तो वो स्टीरॉइड्स पे डाला हुआ था एलोपैथी ने उसको, पर उसको आयुर्वेद पे शायद ट्रस्ट ही नहीं था, तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। पर ये पेशेंट में बिल्कुल आपने जैसे बताया, बिल्कुल ऐसे ही सिम्टम्स पूरे दिखते हैं। और फिर बाद में तो मैंने नहीं देखा सर, 2 ही पेशेंट मैंने अब तक के देखे हैं इसके। जी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है मैम, आ रही है। आ रही है। और मैंने भी यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देख के मैंने ठीक किया है। तो मैंने नीरू का 750 ml किसी को दिया, किसी को 350 ml, इतना ही दिया, क्योंकि कुछ लोग होल्ड कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो 350 ml या 750 ml, ये 2 मैंने करके दिया था। और मैंने तो शीर वाला तेल 101 आवर्ती वाला दिया था, उससे मुझे अच्छा रिजल्ट आया। मुझे भी 3 महीना लगा था, और उसके बाद मैं रसायन पर रख दिया 1 साल के लिए। मेरे पास एक पेशेंट लंदन से आए थे, एक पेशेंट दिल्ली से आए थे, उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ था। पेशेंट ठीक हो जाते हैं, आप चिंता मत करिए। लेकिन हमारा ये हेतु और संप्राप्ति, शशि मैम आप ऐसा करते रहिए, क्या पता अमिताभ बच्चन आपके पास आए और बोले कि शशि मैम आप ठीक कर दीजिए मुझे परमानेंट। सर रसायन क्या दिया था आपने? प्रणाम सर। मैंने रसायन के लिए अश्वगंधा लेहम पहले दिया, फिर 3 महीना मतलब पेशेंट ठीक होने के बाद भी मैंने ये बोला कि फिर से वायु का प्रकोप ना हो, मसल्स को स्ट्रेंथ आना चाहिए। तो मैंने एक बार अश्वगंधा लेहम दिया, एक बार विदार्यादि लेहम दिया, एक बार कपी कच्चू का कौंचा पाक दे दिया अवलेय फॉर्म में, और कभी मैंने गोल्ड का स्वर्ण माली निवेशन सिद्ध मकर ध्वज दे दिया। ऐसे बदल बदल के देते गया। तो मैंने 3 साल तक उनको मेंटेनेंस डोज के लिए रसायन दिया, तो पेशेंट एकदम ठीक है, एकदम ओके। जो मेरे पास लंदन से एक सरदार जी आए थे, उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ। जी सर, थैंक यू सर। जी पूछिए। सर प्रणाम सर, महातिक्त तिक्त और कटु दोनों होता है या केवल तिक्त होता है महातिक्त रथ? उसमें कुछ द्रव्य कटु भी होते हैं। तो महातिक्त घृत से वायु का प्रकोप बढ़ सकता है, ये सोच के शतावरी घृत, क्योंकि हमें यहाँ पे
यहाँ हमें वायु का भी करना है, तो इसलिए शतावरी घृत बेस्ट है। सर वचा क्यों ये ऐड करा गया है? एरंडमूल दशमूल तो है, वचा तो नॉर्मली बच्चा सेंधव बोला मैंने, बच्चा भी बोला मैंने, बच्चा सेंधव। वचा किस लिए यूज किया है सर? संज्ञा स्थापन गण है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व्स पे काम है, तो संज्ञा स्थापन गण। बच्चा जो रहता है, ये जितने भी बड़ी बड़ी बीमारी रहती है ना, नर्व्स पे वो काम करने, मज्जा धातु पे, तो बच्चा इसीलिए। सर वशिला तेल का नस्य भी फिर दे सकते हैं ना पेशेंट में? हाँ दे सकते हैं। मैं जो ये पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है, हाँ। तो आप लोग पढ़िएगा। जिन लोगों को मराठी नहीं आती है वो लोग, आप लोग मुझसे पूछेगा कि क्या चीज नहीं समझ आ रहा है, ताकि आप लोग को, हर लोग को ये समझ आए कि ये क्या है, किस तरह से चिकित्सा है। अभी पीडीएफ आएगा, पढ़िए, इसको टाइम दीजिए, पढ़ के समझिए। जो शब्द नहीं समझ आ रहे मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा, ठीक है। हमारा कोई भी वैद्य जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि हमें माइस्थीनिया ग्रेविस का इलाज करने नहीं आता, सबको आना चाहिए, ठीक है। अभी 8 बज गए। प्रणाम मैं सर। ना, हाँ जी बोलिए मैम। सर टोसिस के पेशेंट में जो है अक्षि तर्पण और नस्या के अलावा शमन औषधि में और क्या दिया सकता है बच्चों के केस में? उसमें टोसिस रहते हैं ना, तो नर्व्स पे ताकत देना है हमें, तो हम लोग वेदवाद चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, पंचामृत लौह गुल, सिद्ध मकरध्वज, स्वर्णमालिनी, ये स्वर्ण कल्प दे सकते हैं। साथ में नस्य और बस्ती भी, कभी पहले हेतु निकालिए और संप्राप्ति पूरा अच्छे से निकालिए, तो उस हिसाब से बस्ती भी अच्छा काम करेगा। नेत्र तर्पण, कर्ण पूरण, कहीं से भी हमें स्नेह वगैरह डालना है, वो अच्छा काम करेगा। सर एक्चुअली क्या, मेरे नोन में एक बच्चा है तो उसको बाई बर्थ ही है ये, तो मतलब आप जैसे ठीक करिए, बच्चा शिरोधारा, शिरोपिचू रखेंगे, उससे भी मज्जा धातु को ब्रहण मिलेगा, स्नेहन होगा, प्रेरणन होगा, तो फायदा हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी सर मुझे ये पूछना था, जब इनके पूरी बॉडी में स्नेह नहीं वात बढ़ा हुआ है, तो वो जब नेहरू विदाउट स्नेह दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रा नहीं लग रहा है सर? 15 दिन ही दिया गया, 15 दिन काल बस्ती देके, फिर बाद में तिक्तक शिरवस्ती कंटिन्यू दिया गया। जो मूड सर वायु है ना, लेकिन वो हम निकाल। निर्यो बनाते हैं तो तेल डालते ही है सर, थोड़ा सा तो तेल डालते ही है, तो इस मेंशन पुस्तक में मेंशन नहीं किया गया, इसमें मेंशन नहीं और किया गया। उसके निर्यो बनता ही नहीं ना, डालते ही है थोड़ा सा सेंधव और तेल में ही हम ये करते हैं ना, इमल्शन करते हैं बस्ती का। इसमें मेंशन नहीं किया गया है। मैं भी, मुझे सर ने सिखाया है कि हर समय नीरू को ऐसे नहीं देना है, उसमें तेल डालना ही है, तेल डालो या शीर बला डालो। जी सर, या फिर जैसे घृत भी डालते हैं थोड़ा सा। प्रणाम सर। जी। लेकिन ये डायरेक्ट ज्यादा, हालांकि जब निरामावस्था था तो फिर ज्यादा रुक्षता नहीं हुआ होगा सर इससे? इसमें मेंशन नहीं किया गया है जो मैंने पढ़ा है, लेकिन इसमें स्नेह डाला ही होगा। लेकिन आप सोचिए, कितना संप्राप्ति के लिए कितना वायु का प्रकोप हुआ है, रुक्ष अन्न का सेवन, वेगों का अवरोध, कितना मतलब वायु का प्रकोप बचपन से आ रहा है। बीच में कामला हो गया, एंटेरिक फीवर हो गया, कितना पित्त और वायु का प्रकोप से ये बीमारी हुआ है। और ये आयुर्वेद ही आंसर दे सकता है कि ये बीमारी क्यों हुआ। एलोपैथी नहीं बोलेगा, एलोपैथी बोलेगा ऑटोइम्यून डिजीज है, इसलिए न्यूस्टिगमैन खाओ, बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो। जी सर, जी सर। नहीं तो सर, इस केस में आपने बताया ना कि बला तेल का भी बस्ती दिया गया अल्टरनेट अनुवासन, तो हाँ, तो अल्टरनेट तो दिए है ना सर, अनुवासन तो। हाँ, तो वो कहाँ से रुचता आएगी, है ना? अगर इसमें अगर आपका नुरुबस्ती में ऑयल नहीं भी मिला है, तो एक दिन तो अनुवासन दे ही रहे हैं ना वो 100 ml। हाँ जी जी सर। एक दिन अल्टरनेट चल रहा है ना सर, अगर कंटिन्यू आप तो नहीं चल रही। जी राम सर, सर अगर आप 350 ml नीरू देते हैं, तो उसमें सर जैसे कोई आपने बताया कुछ, तो उसमें स्नेह कितना, ये 350 ml पूरा क्वाथ है या टोटल स्नेह पूरा सब मिला के 350 ml है? 350 ml, और उसमें 50 ml तेल मिला देते हैं। किसी को 50 ml, किसी को 100 ml। वो जाने के बाद तो 15-20 मिनट बाद वापस आ जाता है ना नीरू। जितना एब्जॉर्ब होगा होगा, नहीं होगा छोड़ देंगे। सर इसमें शतावरी घृत का बहुत अच्छा रोल रहा, और ऐसे हम लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि शतावरी घृत में कामला की संप्राप्ति और आंतरिक ज्वर से जो पित्त का प्रकोप है, उष्णता बढ़ी है बॉडी का, उसको शांत किया शतावरी घृत ने। और ओज 6 था तो उसका ओज की भी वृद्धि हुई इसमें। ओज की भी वृद्धि हुई, हाँ जी जी।
अभी मैं आप लोग को भेज रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया, थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जी फिर सर, इसको जी आप सर, पढ़िए जी सर, और फिर आराम से। समझिए, जो नहीं समझेगा पूछेगा, ठीक है। बहुत बहुत और अच्छा हुआ ऐसे सर। आप ना ये दूसरा सेशन में आके पूछिएगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्ट जो हमारा है।